नमस्कार। आज हम मारवाड़ राज्य के बारे में बात करते हैं। मारवाड़ राज्य का अभ्युदय है, इसके विषय में हम यूँ कहें कि जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में गोहिलों का शासन मेवाड़ और बागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट लिखते हैं। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत विवादास्पद है। कुछ भाटों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहद्वल से पैदा होना बताया है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशीय लिखा है और इन्हें ब्राह्मण वंशी भल्लराव की संतान बताया है। 1596 ईस्वी में लिखे हुए राठौड़ वंश महाकाव्य में राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई गई है। ये सारे मत अनुमान पर आधारित है, अतः निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना संभव नहीं है। फिर भी इतना अवश्य है कि अशोक के समय से लेकर आज तक हमें इस वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। यह भी निर्विवाद है कि राष्ट्रकूटों यानी कि राठौड़ों का प्रतापी राज्य सर्वप्रथम दक्षिण में था। राजस्थान के राठौड़ हस्तिकुंडी के राठौड़, धनोप के राठौड़, बागड़ के राठौड़ तथा मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ के नाम से विख्यात है। हस्तिकुंडी के राठौड़ गोंडवान इलाके में राज्य करते थे। 1006 ईस्वी के एक शिलालेख में धनोप शाखा के राठौड़ चच का उल्लेख मिलता है। 1305 ईस्वी में नौगाम के शिलालेख में बागड़ के राठौड़ राका और बीरम का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ के राठौड़ के विषय में विद्वानों का मतैक्य नहीं है। नैणसी, दयालदास, कर्नल टाड आदि विद्वानों ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद गेहड़वाल का वंशज बताया है, लेकिन अन्य विद्वान राठौड़ों के वंश भिन्न भिन्न बताते हैं। इन मतों से स्पष्ट नहीं होता कि मारवाड़ के राठौड़ों का कन्नौज बदायूं की शाखाओं से कैसे संबंध रहा। मारवाड़ राज्य का मूल पुरुष सीहा था, जो बदायूं के राठौड़ों का वंशज हो या हथुंडी के राष्ट्रकूटों की शाखा से संबंधित कोई व्यक्ति हो, इसके बारे में हमें कोई समसामयिक सामग्री नहीं मिली जिससे इसके जीवन पर प्रकाश डाला जा सके। केवल बीठू पाली गांव के पास (1273 ईस्वी देवल का लेख प्राप्त है, जिससे सिद्ध होता है कि उक्त तिथि को सीहा की मृत्यु हुई थी। मारवाड़ के इतिहास में यह लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा राठौड़ों के प्रारंभिक इतिहास में हमें एक निश्चित तिथि का बोध होता है। इस लेख से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रारंभ में राठौड़ों का राज्य विस्तार पाली के आसपास से सीमित था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में सीहा के संबंध में कई मनगढ़ंत बातें लिखी गई है, किंतु सभी लेखों में हमें सीहा के जीवन के कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। सीहा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके पराक्रम से प्रभावित होकर सोलंकियों ने उससे विवाह संबंध स्थापित किए। यात्रा के बहाने किंतु नया राज्य प्राप्त करने की लालसा से वह पुष्कर और द्वारका गया हो, और ऐसे अवसर पर उसे चौहानों तथा गोहिलों से टक्कर लेनी पड़ी, क्योंकि ये शक्तियाँ अभी भी क्षीण नहीं हुई थी। सीहा केवल मात्र मारवाड़ के एक छोटे भाग में अपना राज्य स्थापित कर पाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सीहा ने मारवाड़ के राज्य को संस्थापित तो कर दिया, किंतु उसे व्यवस्थित करने में सफल नहीं हो सका। सीहा के पुत्र आस्थान को अपने ननिहाल में जाकर रहना पड़ा था। आस्थान ने मुंदोच नामक गांव में अपनी शक्ति संगठित की तथा अवसर पाकर उसके डाबी राजपूतों को अपनी ओर बुलाया और खेड़ पर अधिकार कर लिया। उसी के निकट भील सरदार को पराजित कर ईडर पर भी अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई सोनंग को दे दिया।
इस प्रकार राठौड़ों की शक्ति दक्षिण पश्चिमी मारवाड़ में बलवती हो गई। परंतु पाली पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की आंखें लगी हुई थी। जब जलालुद्दीन खलजी ने पाली पर आक्रमण किया तो आस्थान ने पाली की रक्षा हेतु खेड़ से प्रस्थान किया। पाली में उसकी शाही सेना से मुठभेड़ हुई। फलस्वरूप 1291 ईस्वी में वह अपने 140 साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ। आस्थान के बाद उसके उत्तराधिकारियों का समय क्रम ठीक से नहीं बैठता। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 13वीं व 14वीं शताब्दियों तक सतत प्रयत्नों से वे अपने मारवाड़ राज का विस्तार करते रहे। आस्थान के ज्येष्ठ पुत्र दुहड़ ने आसपास के शत्रुओं से 150 गांवों को छीनकर अपने राज्य की वृद्धि की। उसने प्रतिहारों को परास्त कर कुछ समय के लिए मंडोर पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। प्रतिहारों के प्रतिरोध में ही वह 1309 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुआ। राव दुहड़ के पुत्र रायपाल ने भी पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया, किंतु थोड़े समय बाद ही मंडोर उसके हाथ से निकल गया। उसने भाटियों को दबाकर मालानी पर अधिकार कर लिया। इस स्थिति से क्षुब्ध होकर भाटी तुर्कों से जा मिले। फलस्वरूप जब राव कर्णपाल भाटियों को दंड देने आगे बढ़ा तब भाटियों और तुर्कों की संयुक्त सेना ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके पुत्र भीम ने यद्यपि अपने राज्य की सीमा काक नदी तक विस्तृत कर ली थी, लेकिन वह भी भाटियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तत्पश्चात राव जाल नसी ने उमरकोट के 16 राजपूतों को पराजित किया, सुल्तान के यवनों को दंडित किया तथा भीनमाल को सोलंकियों को अपमानित कर ख्याति प्राप्त की। किंतु वह भी भाटियों और तुर्कों की संयुक्त सेना से परास्त होकर मारा गया। उसका बड़ा पुत्र छाड़ा बड़ा वीर था। उसने उमरकोट के सोढ़ों को पराजित किया तथा जैसलमेर के राव को पराजित कर उसे अपनी कन्या का उसके साथ विवाह करने को बाध्य किया। उसने जालोर के और नागौर के तुर्कों को भी दबाया। उसने पाली, सोजत, भीनमाल और जालोर प्रदेशों को भी लूटा, किंतु अचानक सोनगरे और देवड़ा चौहानों ने उसे जालोर में घेर लिया। इसी हमले में शत्रुओं से लड़ते हुए 1344 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। राव छाड़ा के ज्येष्ठ पुत्र तीड़ा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सोनगरा चौहानों को परास्त किया और भीनमाल को भी अधिकृत किया। उसने देवड़ों, भाटियों, बालेचा चौहानों और सोलंकियों से दंड वसूल किया, किंतु जब तुर्कों ने सिवाना के दुर्गों को घेर लिया तब उसकी रक्षा करते हुए तुर्क सेना के हाथों मारा गया। किंतु उसके एक उत्तराधिकारी मल्लीनाथ ने तुर्कों से मेवा छीनकर उस पर पुनः राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि सिंध और मालवा के शासकों के विरुद्ध वह अपनी राज्य की सीमाओं को बनाए रखने में सफल हुआ। अपनी शक्ति और वैभव के आधार पर उसने रावल की पदवी धारण कर ली। अतः स्पष्ट है कि सिहा वंशीय राठौड़ों ने न केवल अपने पड़ोसी शक्तियों के विरुद्ध अपने राज्य की सीमाओं को बनाए रखा, बल्कि तुर्कों के साथ निरंतर हुई मुठभेड़ों में अपने साहस का परिचय दिया और इस तरीके से सिहा के द्वारा और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा मारवाड़ राज्य का अभ्युदय हुआ, मारवाड़ राज्य उपस्थित हुआ।